दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुग़ल साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो इसका उत्तर होगा उससे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। यानी औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उससे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा, यह दोस्तों RRBCE में 2005 में और UPPCS में 2009 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1668 ईस्वी में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ। ट्रक सड़क कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ग्रांड ट्रक सड़क निम्नलिखित देशीय व अंतर्देशीय नगरों को जोड़ती है। इसका विस्तार 4 देशों में है और वे देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश हैं। यह 2500 किलोमीटर की सड़क अफगानिस्तान से आरंभ होकर बांग्लादेश के चटगांव तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया? तो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उनका गृह नगर सासाराम स्थित उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के काम का बेजोड़ नमूना है। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि वह अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में हुआ था। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का अंगरक्षक रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच में जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। सन 556 ईस्वी में जिस गुहिल वंश की स्थापना हुई, बाद में वही गहलोत वंश बना और इसके बाद यह सिसोदिया वंश राजवंश के नाम से जाना गया। जिसमें कई प्रतापी राजा हुए जिन्होंने इस वंश की मान मर्यादा, इज्जत और सम्मान को न केवल बढ़ाया बल्कि इतिहास के गौरवशाली अध्याय में अपना नाम जोड़ा। महाराणा महेंद्र तक यह वंश कई उतार चढ़ाव और स्वर्णिम अध्याय रचते हुए आज भी अपने गौरव और श्रेष्ठ परंपरा के लिए पहचाना जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब आलमगीर जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर प्रजा द्वारा दिया हुआ शाही नाम, जिसका अर्थ होता था विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। जन्म 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? तो सम्राट अकबर द्वारा मुहम्मद हुसैन
या मोहम्मद हसन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने भारत में पहली बार पंजाब से होकर प्रवेश किया। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1518-19 में भीरा पर हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह एवं राजपूत सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप एवं अन्य सरदारों, जिनमें अफगान सरदार हकीम खान सूर प्रमुख था, ने किया था। फैज़ी निम्नलिखित में किसके दरबारी कवि था? तो फैज़ी अकबर का दरबारी कवि था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना तथा उन अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत आदि। अनेक हिंदी पद्य रचनाओं का श्रेय भी फैज़ी को जाता है। फैज़ी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसके समय में मोहम्मद मलिक जैसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। इसका उत्तर होगा पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। यानी पद्मावत की रचना से मोहम्मद जैसी ने शेरशाह के शासनकाल में की थी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 26 जून 1539 को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेरशाह की सेना के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट निज़ामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किए? तो हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 1546 में विलग्राम युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुनः 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध से अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर औरंगाबाद। बीबी के मकबरे का निर्माण मोहम्मद बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। दिलरस बानो बेगम को रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह मकबरा अकबर एवं शाहजहां के काल के शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। ताजमहल में से तुलना के कारण ही यह उपेक्षा का कारण बना है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था?
शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में सलीम और जहांगीर के नाम से पहचाने जाएं। किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा शव को काबुल लेकर गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की यह इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। इस कारण शेरशाह सूरी ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें काबुल लाकर इस बाग में दफनाया गया। इसी बाग की प्रेरणा से भारत में मुग़ल बादशाहों किस मुग़ल शासक को उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा जाता था? तो बाबर को उपवनों में अत्यधिक रुचि होने के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता था। कौन सा पहला मुग़ल शासक जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो बाबर पहला शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली से अफ़गान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध मुग़ल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह के मध्य हुआ था। यह युद्ध वर्ष 1540 ईस्वी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश किया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थे? तो रानी दुर्गावती चंदेल 5 अक्टूबर 1524 से लेकर 24 जून 1564 भारत की एक वीरांगना थी, जिन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति दलपत शाह चंदेल की असमय मृत्यु के बाद शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसी नाम से एक मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है। यह मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा 1645 ईस्वी में बनवाई गई थी। यह लाहौर का किले में स्थित है। किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः प्रारंभ किया? तो औरंगज़ेब। यह कर गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था। कहा जाता है कि इस कर से आने वाली राशि को दान, तनख्वाह और पेंशन बांटने के लिए होता था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। बताया जाता है कि कई बादशाहों ने यह कर समाप्त करने की पहल की, जिनमें अहम नाम सम्राट अकबर का है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकार का कार्य क्या था? तो अमल गुजार नामक कार्य का अधिकार था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अमल गुजार का मुख्य कार्य भू राजस्व निर्धारण करना एवं लगान वसूली करना था। यह सूबे के दीवान के अधीन था। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। यानी मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद जय सिंह द्वारा पुरंदर किले
की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा और उनके लोगों को भारी नुकसान होगा, तो उन्होंने मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने के बजाय एक संधि करने का फैसला किया। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो 1699। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनवाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। सतगुरु पद से निवाजा है। काल पुरख की फौज पद से निवाजा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय 1728 से लेकर 1800, जिसे अली गौहर भी कहा गया है, भारत का मुगल सम्राट रहा। इससे गद्दी शाहजहां तृतीय को हटाकर मिली थी। 14 सितंबर 1803 को इसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और ये मात्र कठपुतली बनकर रह गया।